स्टार्ट करते हैं पार्ट 4 की वीडियो को। इसमें सबसे पहले आती है रिडक्शन ऑफ पायरोवेट टू लैक्टेट। जो पायरोवेट हमारे पास एंड में ग्लाइकोलाइसिस के एंड में बना था, अगर ऑक्सीजन की कमी हो यानी एनारोबिक कंडीशन में हम पायरोवेट को कन्वर्ट करते हैं लैक्टेट में। सिर्फ एनारोबिक नहीं, कुछ और कंडीशन भी उनको भी हम स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, लैक्टेट पे कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे यूज होने वाले एंजाइम का नाम है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। और पायरोवेट आमतौर पर लैक्टेट में कहां कहां कन्वर्ट किया जाता है? कॉर्निया ऑफ द आइज में, लेंस में, किडनी मेडुला में, टेस्टिस में, ल्यूकोसाइट्स और आरबीसी वगैरह में। आरबीसी में तो आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया होता ही नहीं है, इसलिए या किसी जगह पे ब्लड की कमी है, किसी जगह पे माइटोकॉन्ड्रिया की कमी है। मुख्तलिफ वजूहात है कि हम क्यों इसको पायरोवेट को लैक्टेट में कन्वर्ट कर रहे हैं। आपको याद होगा ग्लाइकोलाइसिस में हम NADH से NAD से NADH प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। ठीक है, ये जो NADH है ये यूज हो जाता है पायरोवेट को लैक्टेट बनाने के लिए। तो यहाँ पे NADH को हम यूज करके NAD बना देते हैं। ये NAD दोबारा जाएगा ग्लाइकोलाइसिस में अपना रोल प्ले करने के लिए। अब देखने आपने बात समझ नहीं होता बेसिकली क्या है। ये जो NAD है ना, ये हमारे पास बड़ा लिमिटेड सा होता है। आइडियल सिचुएशन तो ये है कि ग्लाइकोलाइसिस चल रहा है, NADH में कन्वर्ट हो रहे हैं, ये NADH जाए रेस्पिरेटरी चेन में ATP फॉर्म करे और दोबारा NAD बन के आ जाए ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप के लिए। लेकिन अगर प्रॉपरली रेस्पिरेटरी चेन नहीं है, मिसाल के तौर पर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है या ऑक्सीजन की कमी है, किसी भी वजह से वो प्रॉपर काम नहीं हो पा रहा, तो क्या होगा? तो हम पायरोवेट को लैक्टेट में कन्वर्ट कर देंगे ताकि हमें NAD मिल सके और हम इसको काम ग्लाइकोलाइसिस को चला सकें। क्योंकि NADH को NAD में कन्वर्ट करने के दो ही तरीके हैं। एक तो ये है कि NADH जाए रेस्पिरेटरी चेन से होके आए, और दूसरा ये है कि हम पायरोवेट को लैक्टेट में बना दें जिससे हमारे पास NAD आ जाएगा। ठीक है, तो अगर ऑक्सीजन की कमी होती है तो हम पायरोवेट को लैक्टेट में बना देते हैं और ये NAD ना सिर्फ ATP नहीं बना पाता बल्कि यहाँ पे पायरोवेट को भी इसने लैक्टेट में कन्वर्ट कर दिया और ये वापस आता है ग्लाइकोलाइसिस में रोल प्ले करने के लिए। तो ये वाली बात आपको समझ में आ गई। जब एक्सरसाइजिंग मसल होता है तो एक्सरसाइजिंग मसल के अंदर NADH टू NAD रेशो जो है वो फॉल कर जाती, वो इंक्रीज कर जाती है। यानी NADH बहुत ज्यादा हो गया है, हमें NAD की जरूरत है, तो हम NADH को इस्तेमाल करके लैक्टेट बना देंगे। हम कहेंगे इतना ज्यादा NADH नहीं चाहिए, हमें NAD चाहिए। तो NADH टू NAD रेशो पे डिपेंड कर रहा होता है कि पायरोवेट लैक्टेट में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा। तो ये इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहा होता है। हम लैक्टेट यूटिलाइजेशन पे, जिन टिश्यूज के अंदर तो NAD की कमी थी वहां पे तो हमारे पास लैक्टेट बन गया। लेकिन जब ये ब्लड के अंदर मौजूद लैक्टेट हमारे लिवर के पास आएगा, हार्ट के पास आएगा, तो लिवर और हार्ट के पास NAD की कोई कमी नहीं है, इनके पास बहुत NAD है, तो ये आराम से लैक्टेट को दोबारा पायरोवेट के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। ठीक हो गई बात? तो ये वाली जो यूटिलाइजेशन है ये भी NADH टू NAD रेशो के ऊपर ही डिपेंड कर रही होती है। अच्छा, अब देखिएगा कि जो पायरोवेट बन रहा है, इस पायरोवेट के क्या यूजेस हैं। या तो पायरोवेट से हम दोबारा ग्लूकोज बना देते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस, या हम उसको क्रब साइकिल में यूज कर लेते हैं, उससे कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बना देते हैं। तो ये वाली चीज हमने डिस्कस करी। फिर आती है लैक्टिक एसिडोसिस। ये बेसिकली वही वाली बात है कि जब हमारे पास ऑक्सीजन की कमी होगी तो हम बहुत ज्यादा, जारी बात है NADH को तो हमने कन्वर्ट करना है NAD में, हम बहुत ज्यादा पायरोवेट को लैक्टेट में कन्वर्ट करना शुरू कर देंगे। हमारे ब्लड के अंदर लैक्टेट इंक्रीज कर देगा, लैक्टिक एसिड इंक्रीज करने की वजह से एसिडोसिस हो जाएगा। इसको हमने नाम दे दिया लैक्टेट एसिडोसिस। ये किस चीज को शो कर रहा है? ऑक्सीजन की कमी को शो कर रहा है, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड इंक्रीज किया गया। अच्छा, हम कितनी पहली बात तो ये है कि ये जो प्रोसेस है ना, ये बड़ा यूजफुल होता है। यूजफुल किस तरह से होता है कि जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो हम किसी तरह ATP के सिंथेसिस को जारी रखने के लिए, ग्लाइकोलाइसिस को जारी रखने के लिए, चलो इसको लैक्टेट में ही सही कन्वर्ट किया, लेकिन कुछ ना कुछ करके हमने ऑक्सीजन के बगैर काम जारी रख लिया है। ठीक, ये तो बात हो गई हमारे पास कि सर्वाइवल में ये बहुत हेल्पफुल होता है हमारे पास लैक्टेट एसिडोसिस। और दूसरी बात वो ये बता रहे हैं कि कितना ऑक्सीजन हम बंदे को दें तो ये दोबारा नॉर्मलाइज हो जाएगा, कितना ऑक्सीजन दें तो ये NADH भरपूर बन जाएगा, रेस्पिरेटरी चेन भरपूर काम सही हो जाएगा। इसको हम नाम देते हैं ऑक्सीजन डेप्थ। ये ऑक्सीजन डेप्थ डिपेंड कर रहा होता है बंदे की मोबिलिटी पे, बंदा कितना भागता दौड़ता रहता है, इन चीजों पर डिपेंड कर रहा होता है। बहुत सिंपल चीज है। अच्छा, आते हैं जनाबे वाली एनर्जी हील्ड फ्रॉम ग्लाइकोलाइसिस की तरफ। ग्लाइकोलाइसिस में हमारे पास 2 ATP यूज हो रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, जो हमारे पास पहला वाला फेज था उसके अंदर 2 ATP हमने यूज कर लिए। ठीक, और जो दूसरा वाला फेज है उसमें ये एक ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से 2 ATP और एक NADH फॉर्म हो रहा है। ठीक है, ये सारी प्रोडक्शन हो रही है हमारे पास एक ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से, जबकि फ्रुक्टोज टूटने से 2 3 कार्बन कंपाउंड बने थे, एक डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट, एक ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ये डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट भी इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तो यानी 2 ग्लिसरैल्डिहाइड फॉस्फेट होते हैं हमारे पास टोटल। तो एक ग्लूकोज से 2 ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 2 NADH की प्रोडक्शन होगी टोटल, और टोटल मिला के 4 ATP की प्रोडक्शन होती है। तो यानी कि ग्लाइकोलाइसिस में अगर देखा जाए 2 ATP यूज हो गए, 4 ATP फॉर्म हो गए और एक NADH फॉर्म हो गया। ठीक है, अगर तो हम देखें एनारोबिक एस्पिरेशन तो उसमें हम कहेंगे कि ये जो NADH है ये तो यूज हो जाएगा
पायरोवेट को लैक्टेट में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे। तो इसलिए NADH की यील्ड को जिक्र नहीं करेंगे, हम सिर्फ यही कहेंगे कि नेट 2 ATP प्रोड्यूस हुए। क्यों? क्योंकि 2 ATP यूज हो गए थे और 4 प्रोड्यूस हो गए हैं, तो हम कहेंगे नेट 2 ATP की प्रोडक्शन है एनारोबिक रेस्पिरेशन में। और एरोबिक रेस्पिरेशन में नेट 2 ATP की प्रोडक्शन के साथ साथ एक NADH की 2 NADH की भी प्रोडक्शन मौजूद है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में 2 NADH 2 ATP हमारी बचत है ग्लाइकोलाइसिस से। ठीक हो गई बात। अच्छा, फिर आती है हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में बेसिकली होता ही है कि जब हमारे पास बहुत ज्यादा ग्लूकोज आ रही है मिसाल के तौर पे, तो ग्लूकोज को ज्यादा आने की वजह से इंसुलिन ज्यादा बनेगी। लिवर जो है वो जो ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम्स हैं उनकी प्रोडक्शन इंक्रीज कर देता है। ये जो ग्लूकोकाइनेज था, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज था और पायरोवेट काइनेज जो लिवर में ये जो आखिरी स्टेप में यूज हो रहा था, इनकी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दिया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा ग्लाइकोलाइसिस किया जा सके। और इसी तरह से अगर ग्लूकोज की कमी होगी जिसमें ग्लूकागॉन रिलीज होता है, तो उसमें इन एंजाइम्स की प्रोडक्शन को रोक दिया जाता है ताकि हमें इतनी ग्लाइकोलाइसिस की जरूरत नहीं है। सिंपल चीज थी, कोई ऐसी डिफिकल्ट चीज नहीं थी। आखिरी टॉपिक है अल्टरनेट फेट्स ऑफ पायरोवेट। एक तो पायरोवेट का फेट हमने देख लिया कि हमने उसको लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज की मदद से लैक्टेट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। दूसरा इसका क्या होता है, पायरोवेट डिहाइड्रोजनेज की मदद से हम इसको एसिटाइल CoA में कन्वर्ट करते हैं। ये एसिटाइल CoA या तो क्रेब्स साइकिल के फ्यूल के तौर पे काम करेगा या ये एसिटाइल CoA फैटी एसिड सिंथेसिस में भी काम करता है। ज्यादातर जो नॉर्मल टिश्यूज हैं उनमें यही वाला पायरोवेट का फेट हो रहा होता है। ठीक। फिर देखते हैं पायरोवेट की कार्बोक्सिलेशन और डीकार्बोक्सिलेशन। पायरोवेट की अगर कार्बोक्सिलेशन हो जाए विद द हेल्प ऑफ पायरोवेट कार्बोक्सिलेज, जो कि एक बायोटिन डिपेंडेंट रिएक्शन है, तो ये बन जाता है ऑक्सैलो एसीटेट। और ये ऑक्सैलो एसीटेट फिर आपको पता है ग्लूकोनियोजेनेसिस में रोल प्ले करता है, यानी पायरोवेट से अगर ग्लूकोज बनानी हो तो उसमें रोल प्ले करता है। और जो चौथा अल्टरनेट है वो है हमारे पास पायरोवेट की डीकार्बोक्सिलेशन हो जाए, जो कि एथेनॉल में कन्वर्ट कर देती है। ये चीज आमतौर पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में होती है, बैक्टीरिया वगैरह में होती है, जिसमें जिस तरह हम एल्कोहल को भी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। यहाँ पे यूज होने वाले एंजाइम का नाम है पायरोवेट डीकार्बोक्सिलेज। तो 4 तरह की चीजें होती हैं। पायरोवेट डीकार्बोक्सिलेज इससे एल्कोहल को बना लेगा जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हो रहा है। पायरोवेट कार्बोक्सिलेज इससे ऑक्सैलो एसीटेट को बना लेगा जो कि ग्लूकोनियोजेनेसिस में रोल प्ले करेगा। और उसके अलावा पायरोवेट डिहाइड्रोजनेज इससे एसिटाइल CoA बनाएगा जो कि क्रेब्स साइकिल में रोल प्ले करेगा। और लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज इससे लैक्टेट को बना लेगा जो कि हमारे पास एक्सरसाइजिंग मसल्स वगैरह में हो रहा होता है। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं चारों उन्होंने जो उसके अल्टरनेट्स है उनको शो कर दिए। ये भी शो कर दिए किसमें NADH यूज हो रही है, किसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकल जा रही है। सीधी सी बात है, डीकार्बोक्सिलेशन में कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, कार्बोक्सिलेशन में कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होगी और बाकी दिनों में कार्बन डाइऑक्साइड ना ऐड होगी ना निकलेगी। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।